क्या आज सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि वो राष्ट्रपति तक को आदेश दे सकता है? क्या न्यायपालिका की भूमिका इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है? इसी तरीके के क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा आजकल सुर्खियों में तमिलनाडु की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। कभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट वक्फ बिल को अपनाने से मना कर देती है, तो कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी उसकी 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। हालांकि ईयर 2026 में तमिलनाडु के अंदर अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो तरीके के हथकंडे अपना रही है, जिसके थ्रू वो सेंटर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो कि 8 अप्रैल 2025 को जाता है, जिसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके का जजमेंट पास करता है कि यदि तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर हैं वो एक समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद उस निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी बिल को सिग्नेचर करके कंसेंट नहीं देते हैं, और अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक्ट में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर एक लिमिटेड टाइम के अंदर गवर्नर किसी भी बिल के ऊपर अपना एसेंट नहीं देते हैं तो बिना गवर्नर की मंजूरी के भी उस बिल को एक्ट बनाया जा सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट पास किया, ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरने लगी, और आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर कोई भी बिल जो है वो किस तरीके से पास होता है। उस बिल से रिगार्डिंग में स्टेट के अंदर गवर्नर की और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं। तो पहले हम विस्तार से जानते हैं पूरा मामला क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की और गवर्नर की बिल के ऊपर जो भी शक्तियां होती हैं उनके बारे में। तो चलिए पूरा मामला थोड़ी सी स्टोरी फॉर्म में देखते हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं RN रवि, उनके पास जो राज्य सरकार है उन्होंने करीब 12 ऐसे बिल थे जो मंजूरी के लिए भेजे हुए थे, जिसमें से कुछ 10 बिल्स को अपने पास उन्होंने रख लिया, यानी कि ना तो उनके ऊपर एसेंट दिया और ना ही उन्हें वापस किया, जिसकी वजह से वो बिल काफ़ी समय से केवल राज्यपाल के पास ही पड़े थे, ना तो कानून में तब्दील हुए ना वापस से राज्य सरकार को लौटाए गए। जिसके बाद राज्य सरकार परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उस समय राज्यपाल ने यानी कि गवर्नर ने उन सभी बिल्स को आर्टिकल 200 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करते हुए प्रेसिडेंट को सौंप दिया, ताकि प्रेसिडेंट उन बिल्स को अच्छे से देख लें और उनके ऊपर अपना जो भी कंसीडरेशन है वो दे दें। क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका था, जिसमें कि जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R माधवन की 2 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने बोला ये जो गवर्नर का एक्शन था बिल को प्रेसिडेंट के पास देने का, ये काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इसे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना माना जाएगा। अब इस पर चाहे गवर्नर का फैसला हो या फिर आगे चलकर प्रेसिडेंट का फैसला हो, उसे नहीं माना जाएगा। और क्योंकि इतना ज़्यादा समय लिया गवर्नर ने उस बिल को अपने पास रखा, उसके ऊपर ना कोई कंसेंट दिया ना कोई कार्यवाही की, इसीलिए बिना ही गवर्नर की कंसेंट के उस बिल को एक्ट मान लिया जाएगा। यानी कि ये पहला ऐसा बिल था जिसे गवर्नर की मंजूरी मिले बिना ही कानून बना दिया गया। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए यह बोला कि अगर देश के अंदर कोई भी ऐसा मामला है जहां पर न्याय देने में देरी हो रही है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो। वहाँ पर इंटरफेयर करने का मकसद केवल इतना होगा कि जल्द से जल्द लोगों तक न्याय को पहुँचाया जाए। हालांकि पूरा मामला देखने के बाद यह तो प्रतीत हो रहा है कि आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिसयूज किया गया है।
और इस तरीके से तमिलनाडु वो पहला ऐसा राज्य बन गया पूरे भारत का जहां पर बिना प्रेसिडेंट की और गवर्नर की मंजूरी के किसी बिल को एक एक्ट में बदल दिया गया, जिसमें कि हमने पहले ही डिस्कस किया था यहाँ पर कोई एक बिल नहीं था बल्कि ऐसे 10 बिल थे जो कानून बन चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से ऊपर मानता है। हालांकि आने वाले दिनों में हम यह भी देखेंगे कि इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में उन्होंने गवर्नर को एक टाइम लिमिट दी है, यानी कि कोई भी बिल अगर कंसेंट के लिए गवर्नर के पास आता है तो आर्टिकल 200 का यूज़ करते हुए गवर्नर केवल 1 महीने के लिए उसे अपने पास विदहोल्ड कर सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए उसे विदहोल्ड कर सकता है, जिसमें कि उसे स्पेसिफिक रीज़न देना होगा कि गवर्नर उस बिल को अपने पास क्यों रख रहा है। अगर उसे वापस से स्टेट लेजिस्लेचर में भी भेजना है तो एक रीज़न के साथ भेजना होगा कि उस बिल में गवर्नर को क्या क्या कमियां दिखाई दी, और साथ ही अगर वह बिल गवर्नर चाहते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए भेजा जाए तो भी गवर्नर को उसे 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन के लिए भेजना होगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक घड़ी की टिकटिकी चला दी, यानी कि गवर्नर के ऊपर एक टाइम फ्रेम को सेट कर दिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के किसी टाइम फ्रेम का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में दी गई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गवर्नर को टाइम बाउंड कर दिया। तो यह तो था पूरा मामला। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर के और प्रेसिडेंट की एसेंट देने की पावर्स में क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स के साथ ही आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 में उन सभी पावर्स का जिक्र है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई हैं, और साथ में जो भी शक्तियां गवर्नर को मिली हुई हैं। अब क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नर होते हैं उनको चुनाव के थ्रू नहीं लाया जाता, यानी कि वो इलेक्टेड नहीं होते बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और इसीलिए गवर्नर सेंटर के नॉमिनी के रूप में काम करते हैं, और साथ ही इस चीज़ को भी सुनिश्चित करते हैं कि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य में अच्छे से सरकार चला रही हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू गवर्नमेंट को रन कर रही हैं या नहीं। अब बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर आता है उसके बाद गवर्नर के पास ऐसे 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके थ्रू वो एक बिल को कंसीडर करते हैं, यानी कि सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड तो है कि किसी भी बिल को एसेंट दे दो, उस पर सिग्नेचर कर दो ताकि वो एक कानून बन जाए, यानी कि वो एक एक्ट बन जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें जो गवर्नर हैं वो बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होती, जिसकी वजह से वो बिल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरा तरीका होता है कि जो बिल है उसको रिकंसीडरेशन के लिए वापस से स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाए। साथ ही यह माना जाता है कि जब भी बिल रिकंसीडरेशन के लिए जाता है तो गवर्नर की नज़र में उस बिल के अंदर कुछ कमियां होती हैं, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को अच्छे से रिकंसीडर करके अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनमें सुधार करके या फिर जैसे वो बिल था एज इट इज़ भी उसको वापस से गवर्नर के एसेंट के लिए भेज सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन होता है जिसमें कि गवर्नर जो हैं वो बिल को कंसीडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहां गवर्नर ने प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन के लिए उस बिल को आगे भेज दिया, उसके बाद गवर्नर की जो पावर है उस बिल से रिगार्डिंग वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस सभी कंटेक्स्ट में हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो गवर्नर हैं वो अपने पास उस बिल को कब तक विदहोल्ड कर सकते हैं या कितने समय अपने पास रखने के बाद प्रेसिडेंट के पास उसे कंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है और बस यही वो लूप होल है जिसके ऊपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फैसला दिया है और वो फैसला इतना ज़्यादा यूनिक है कि वो सुर्खियां बन गया है। उस फैसले के अकॉर्डिंग न केवल गवर्नर को बल्कि प्रेसिडेंट तक को उसकी पावर्स का याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने
और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को ही टाइम बाउंड कर दिया है कि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही अपना एसेंट देना होगा। अब क्योंकि हमने प्रेसिडेंट का जिक्र किया, इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि एक बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो जहां गवर्नर के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स थे, जिसमें लास्ट ऑल्टरनेटिव था कि अगर किसी बिल के ऊपर वो अपना कंसीडरेशन नहीं देना चाहते तो उसे प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। वहीं प्रेसिडेंट के पास केवल 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो उस बिल को मंजूरी देकर उसे एक एक्ट में तब्दील कर दिया जाए, या फिर उस बिल को विदहोल्ड कर लिया जाए ताकि वो बिल जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, और लास्ट ऑप्शन होता है कि उसे दोनों ही हाउसेस में रिकंसीडरेशन के लिए भेज दिया जाए। और अगर दोनों ही हाउसेस से उस बिल को कुछ अमेंडमेंट्स के साथ या फिर विदाउट अमेंडमेंट, यानी जैसे वो ओरिजिनल था उसी फॉर्म में वापस से प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि उसे इस बार बिना किसी डिले के उस बिल को मंजूरी देनी होगी, जिससे वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नर की और प्रेसिडेंट की जो भी एक बिल को लेकर पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं। साथ ही वापस से हम इस चीज़ को रिकॉल करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना तो प्रेसिडेंट को और ना ही गवर्नर को किसी टाइम फ्रेम में बांधा गया था कि आप इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना एसेंट दे सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के जो नए फैसला है उसके अकॉर्डिंग दोनों को ही किसी भी बिल पे अपनी मंजूरी 3 महीने के अंदर अंदर देनी होगी। अब चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं अपने कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बाद हम पाएंगे कि जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियरी है, तीनों में से किसी को भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो फंक्शंस हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की है, जिसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यह किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। क्योंकि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की कसम खाते हैं राष्ट्रपति, और उन्हीं राष्ट्रपति को न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि अगर आपने अपना जो एसेंट है किसी भी बिल पर उसे 3 महीने के अंदर नहीं दिया तो आपको भी हम जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आएंगे। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे द्वारा बनाई गई उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। फिलहाल यह जो मामला है वो इतना ज़्यादा पेचीदा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को महामहिम समझ रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाले राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू की धमकी दे रही है। एक डेमोक्रेसी के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। वहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने जुडिशियरी के साथ ठाके लेते हुए यानी कि थोड़ा सा मजाक मस्करी करते हुए यह पूछा कि क्या जुडिशियरी के पास इतनी ज़्यादा टाइम है कि वो अपने केसेस को छोड़कर एग्जीक्यूटिव की जो कार्यवाही है उसमें इंटरफेयर कर सके। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जुडिशियरी के पास इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और लोगों को न्याय भी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जुडिशियरी के पास इतना टाइम है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कार्यों में इंटरफेयर करता है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 जो है उसके तहत ये विशेष अधिकार ज़रूर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर उसे कहीं पर ऐसा दिखता है कि न्याय नहीं दिया गया है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद से जाकर कार्यवाही कर सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूसरे जो भी गन्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो लेजिस्लेचर है, उनके कामों में इंटरफेयर करे। साथ ही धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि आजकल तो जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जिसको जनता चुनकर भेजती है, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वो कैसे थोप सकता है, यानी कि उनको कैसे आदेश दे सकता है।
चलिए अब हम जिस आर्टिकल 142 का जिक्र कर रहे थे उसे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चले कि आर्टिकल 42 में आखिर है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिलती है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी निर्देश या आदेश या कोई भी ऐसा फैसला, चाहे वह किसी भी मामले से जुड़ा हो, उस फैसले को दे सकता है। संविधान में यह भी कहा है कि ये जो आर्टिकल है इसकी शक्तियों और इसके जो राइट्स हैं उसका यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी डिक्री पास कर सकता है या कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हो। यानी कि अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पास किए गए ऑर्डर की वजह से कहीं पे भी न्याय दिया जा रहा है तो वो उस तरीके के ऑर्डर्स को पास कर सकता है और इस तरीके के जो ऑर्डर हैं वो पूरे कंट्री में लागू होंगे। यानी कि देश में कोई भी ऐसा राज्य या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऐसा कहा जाए कि हम उसको मानने से इनकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सभी को मानना होगा। लेकिन इसका यह मतलब तो कतई नहीं है कि इस पावर का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मैटर्स में इंटरफेयर करे। इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं? उन व्यूज़ को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि जो पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंट्री में कुछ बदलाव ला सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लॉज को बदल सकते हैं जिससे एक पॉजिटिव चेंज आए ओवरऑल, तो ऐसे कमेंट्स को हम हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। और अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।